आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ओपन कर दिया गया है। बहुत पहले ही आप जान रहे हैं इस चीज को। 23 तारीख से फॉर्म भरे जाने वाले हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं, किस तरीके से इसके एग्जाम ऑर्गेनाइज होते हैं और हमारी ग्रुप डी की तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा लगातार कुछ समय से पिछले 24-25 और 25-26 का कैलेंडर आने वाला है और पूरे साल से लेकर 2 साल की भर्ती का खाका जो है कंप्लीट पता है कि किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। पहले जब भर्ती परीक्षाएं हुआ करती थी तो एक भर्ती परीक्षा के बाद अगली भर्ती परीक्षा कब होगी सर, कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती थी। 3 साल 4 साल कभी कभी 5-5 7-7 साल के बाद एग्जाम हुआ करते थे। तो अभी से आप इन सभी एग्जाम की तैयारी को टारगेट कर लीजिए। अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं तो आप यहां समझ लीजिए कि 23 जनवरी से आपको फॉर्म भरना है। लास्ट टाइम क्लोजिंग टाइम है 22 फरवरी। किसी कंडीशन पे अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो 23 से लेकर आप 24 तक पेमेंट भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार के अपने एप्लीकेशन में आप सुधार अगर करना है तो 25 तारीख से लेकर 6 मार्च के बीच में कोई सुधार किया जा सकता है। ठीक है, लगभग इस बात को ध्यान रखिएगा, 32,438 पदों पर जो है भर्ती होगी ग्रुप डी में। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 36। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज को, आगे जब जाएंगे एसटी, एससी, ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए छूट भी रखा गया है। कोविड-19 की वजह से एग्जाम जब नहीं हुआ था इसीलिए अपर एज में छूट भी दी गई है। नीचे जाकर के आप सारे एक क्राइटेरिया को आप देख लीजिए, फुलफिल कर लीजिए। आगे के नोटिफिकेशन में आपको पूरा डिटेल दिया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में होना चाहिए। तो अगर कोई ओवर एज वाला लग रहा है कि होगा नहीं होगा तो आप नीचे जाकर स्लाइड आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम की अगर हम बात करेंगे ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, मुख्य रूप से एग्जाम 4 चरणों में होगा, सीबीटी, पीईटी, डीवी और एमई। लेकिन जो सबसे असली चीज है वो है एक, जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी में आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 देना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप डी में रिटर्न एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम होगा, ओनली वन सिंगल स्टेज एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 होगा। अगर आप सीबीटी क्लियर कर लेते हैं तो ऐसी अवस्था में पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, है ना, आपको एक निश्चित अवधि में एक भार लेकर के एक दूरी तय करनी पड़ेगी, उसे अपन फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो फिजिकल टेस्ट के लिए जितने भी पद होंगे उस पद के 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि 1000 पोस्ट है आपके जोन में तो 3000 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप फिजिकल टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं तो एससीएसटी में जो मेरिट में आने वाले लोग होंगे उनके लिए 1:1 के अनुपात में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाने के बाद आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मेडिकल जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, आपको इसको डिटेल से समझना पड़ेगा। अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे तो जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में और इस एग्जाम में थोड़ा सा फर्क है। फर्क किस बात पे हम समझने का प्रयास करते हैं, तो यही आज हमारी स्ट्रेटेजी का मुख्य विषय भी है कि हम कैसे इस एग्जाम को तैयार करें। ठीक है, तो देख लीजिए, टोटल आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें जनरल साइंस के 25 प्रश्न होंगे, गणित के 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे, जीएस के 20 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे 90 मिनट में। 90 में 100 बनाने हैं। 1/3 माइनस मार्किंग होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक कैटेगरी के विद्यार्थी को मिनिमम एक निश्चित परसेंटेज लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मिनिमम पास भी होना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आने पड़ेंगे तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पास हो गए तो सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि एसटी कैटेगरी में या किसी दूसरे कैटेगरी में जैसे दिव्यांग वगैरह की जो कैटेगरी होगी उनमें अगर नंबर कम भी अगर हो रहा है, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में जो निश्चित परसेंटेज यहाँ पर दे दिए है
उतना आपको लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में 40%, अनरिजर्व में 40%, एसटी में 30%, एससी में 30% और यहाँ पर ओबीसी में 30%। उतना परसेंटेज आप 100 नंबर में नहीं लाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दिव्यांगजन में 100 पोस्ट खाली है और 50 पोस्ट 100 पोस्ट खाली है और केवल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग में से केवल 50 ही मिनिमम ला रहे हैं, तो 50 सीट को ब्लैंक माना जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम आपको जाना उतना नंबर लाना पड़ेगा। पहली बात, अगर हम सब्जेक्ट की सिलेबस की बात करेंगे तो वो पहले इसको मैं एक बार और चर्चा कर लेता हूँ। जनरल साइंस 25 नंबर, मैथमेटिक्स 25 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, जीएस 20 नंबर, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें, फिर वापस यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, सिलेबस अपन देख लेते हैं। सिलेबस में बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं है। जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए या दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस मैथ्स के लिए दिया जाता है, रीजनिंग के लिए दिया जाता है, वही है ना। नंबर सिस्टम है, बॉर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन, टाइम ऑन वर्क है, सारा सिलेबस एक जैसा। उसके बाद फिर इसमें भी आप जाएंगे रीजनिंग में, तो वही डाइस, पासा, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ठीक है, पजल, ठीक है, क्या बोलते हैं, अ, कथन निष्कर्ष वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब आप जाएंगे साइंस में, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद जो जीएस है उसमें करंट अफेयर्स रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्व के आधार पर। देखिए, ये इस सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको समझना है और जानना है, वो ये है कि इस एग्जाम की हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम तैयारी करें। सबसे पहली और अंतिम बात तो यह है कि अगर हम इस सिलेबस को गौर से देखेंगे तो जो सबसे मेन चीज है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस अथाह है, वृहद है, बहुत बड़े सिलेबस पर है। तो इतने बड़े बड़े सिलेबस को सॉल्व करना थोड़ा सा 4 से 6 महीने में कठिन होगा। तो आप क्या कीजिए, आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम 10 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर से, 10 प्रश्न आएंगे पारंपरिक जीएस से। तो अभी आप ये मान के चलिए शुरुआत में, शुरू के 4 महीने में, कि जो 10 नंबर का जो जीएस है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, यानी कंपटीशन 90 नंबर पे है। 90 नंबर में आप फुल फुल लाना है। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करेंगे तो पहले अपन एक एक सिरे से पकड़ते हैं। सबसे पहले साइंस। साइंस की तैयारी हम कैसे करें? तो बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे इस बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर एक बुक पकड़ लेंगे आप, कोई सा भी लूसेंट या किसी और दूसरे बुक का, और उसको पढ़ लेंगे और पढ़ के हो जाएगा बोलेंगे, तो एग्जाम निकलना मुश्किल है। क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जो है पार्टिसिपेट होंगे इस एग्जाम में, और एक नंबर भी आपको बाहर कर सकता है। तो साइंस वाले सब्जेक्ट को अगर हमको पढ़ना है, तो साइंस वाले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी है? तो जनरल साइंस आप सबसे पहले क्या कीजिए, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं के बीच में आने वाली जितनी भी साइंस की बुक है, 6वीं से लेकर 10वीं के बीच में जो विज्ञान की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, उसे आप डिटेल से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए। और उसके पीछे में जो ऑब्जेक्टिव, जो कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह दिए हैं छोटे छोटे, उनको भी सॉल्व कीजिए। उसके बाद 6वीं से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी की जब बुक खत्म हो जाएगी, तो आपके पास जो गाइड होगा उसको फिर से वापस पढ़िए रिविजन के लिए, ठीक है। मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथ्स का सिलेबस लगभग वही है। आप जब आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना शुरू किए हैं, या कोई विद्यार्थी जो एनटीपीसी के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक योग्यता के बारे में केवल 10th मांगा है। 10th पास विद्यार्थी भी इस एग्जाम को भर सकता है, ठीक है। मिनिमम 10वीं आपके पास फॉर्म भरते समय तक आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे। मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि आपको करना कैसे है। सिलेबस की हम बात करें तो वही सिलेबस है, रीजनिंग की भी सिलेबस वही है, जीएस की भी सिलेबस वही है। तो हम, मेरे हिसाब से, आप जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप मिनिमम दिन में कम से कम 6 से 8 घंटा आपको देना पड़ेगा। और सिलेबस को आप बांट दीजिए 3 हिस्सों में, यानी जो 3 शुरू के जो कठिन सब्जेक्ट हैं, आप दिन का 2 से 2.5 घंटा आपको देना है मैथ्स को, 2 घंटा आपको देना है साइंस को, और ध्यान रखिएगा 1.5 घंटा मिनिमम देना है आपको रीजनिंग को। रीजनिंग वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट, और यहाँ पर साइंस वाला पार्ट। 2.5 घंटा आप मैथ्स को दीजिए,
1.5 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए और 2 घंटा साइंस को दीजिए। इकट्ठा लगातार पढ़ना कठिन होता है, टाइम को डिवाइड कर लीजिए। सुबह का टाइम जो है मैथ्स, दोपहर का जो टाइम है वो आपका रीजनिंग, और जो शाम का समय है वो साइंस। इस तरीके से 3 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, शुरुआत कीजिए। जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ही आपको चलना है, क्योंकि साइंस में तो सिलेबस एकदम डायरेक्ट नहीं दिया है, मैथ्स और रीजनिंग में एकदम करेक्ट सिलेबस दिया है। तो सिलेबस से बाहर हमको नहीं जाना है, सिलेबस को ही पकड़ना है। दूसरा चीज, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप, जैसे आपको मान लीजिए कि मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर प्रकार के टाइप, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 2 साल का कैसे निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे कैसे, दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, मिसलिनियस क्वेश्चन, आपको पूरा डिटेल प्लस ट्रिक, बेसिक के साथ आपको ट्रिक भी पता हो, और अधिक से अधिक आप क्वेश्चन बनाइए। दिन में कम से कम 40-50 क्वेश्चन बनाना है। और जितना भी टाइम 4 से 6 महीना हमको मिल रहा है, आप कैलेंडर को देख लेंगे एक बार, जो कैलेंडर जारी हुआ है कि एग्जैक्ट इस समय में एग्जाम है, उस कैलेंडर के हिसाब से आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो कैलेंडर हमको दिया गया है उस कैलेंडर के हिसाब से आप मिनिमम एक सब्जेक्ट को 4 से 6 महीने के हिसाब से 4 महीने का टाइम दीजिए। तो 4 महीने का टाइम हमको मिला, उस 4 महीने में जितने भी टॉपिक हैं उसको डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट 1 हफ्ते में पूरा करना है, रेशियो प्रोविजन 1 हफ्ते में पूरा करना है, ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए। अगर 6 महीने का टाइम है तो 4 महीने में डिवाइड कीजिए, और एक एक हफ्ता में एक अध्याय पूरा कीजिए। ये जो तरीका है केवल मैथ्स के लिए नहीं, बल्कि ये तरीका रीजनिंग और जीएस के लिए भी होना चाहिए, सॉरी साइंस के लिए भी होना चाहिए। लगभग लगभग 4 महीने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस 4 महीने के भीतर में हम अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, अधिक से अधिक पढ़ें। ठीक है, वही सिद्धांत, वही कॉन्सेप्ट रीजनिंग के लिए भी अपनाना है। रीजनिंग में अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो कोडिंग डिकोडिंग के ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए जितने भी वैरायटी के प्रश्न हैं उन सबको आपको पढ़ना है। उन सबको पढ़ने के साथ साथ उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और रीजनिंग में जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआती तौर पर आप क्या कीजिए, जो कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, जैसे कि आपका कैलेंडर हो गया, जैसे कि डाइस हो गया, है ना, या जैसे कि आप सिलोजिज्म हो गया, जहां कॉन्सेप्ट है जिसको समझना पड़ेगा, जो कठिन कठिन वाला पार्ट है उसको आप पहले खत्म कीजिए। और सरल वाले, जैसे कोडिंग डिकोडिंग सरल है, आप केवल प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसको आखिरी के लिए रखिए। तो कठिन कठिन हिस्से को आप पहले खत्म कीजिए, सरल सरल को आप आखिरी के लिए बचा के रखिए। ये चीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, फिजिक्स कठिन है तो फिजिक्स पहले पढ़िए, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, है ना। उसके बाद जब आप 1 हफ्ते की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो 6 दिन की स्ट्रेटेजी बनाइए। 7वें दिन जो है आपको जीएस को आपको रिजर्व रखना है फिलहाल 4 महीने तक। यानी जो संडे का जो टाइम रहेगा उस संडे के टाइम को आप आधा टाइम पारंपरिक जीएस पढ़िए और करंट जीएस पढ़िए, और दिन में अभी से आप रेगुलर पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, मंथली मैगजीन लेना शुरू कर दीजिए, हफ्ते में 1 दिन, ताकि आप रिलैक्स हो सके। 1 दिन आपको जीएस और करंट जीएस को आपको देना है। ठीक है, क्योंकि जीएस बहुत विस्तृत है, तो 10 नंबर के लिए आप लड़ने के बजाय 90 नंबर लड़े तो ज्यादा बेटर है, इधर से क्वेश्चन ना चूके। वहां अगर 10 में से 5 क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं, 5 ही छूट जाता है तो भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी तैयारी की। 4 महीने तक इस चीजों को पढ़िए। 4 महीना जब बीत जाएगा तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, उसको फिर से 2 महीने के लिए रिवाइज मारिए। पूरी प्रक्रिया में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जब 2 से 2.5 महीने का टाइम पूरा हो जाएगा, 2-3 महीने जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर आप आज से शुरू करें तो और अच्छी बात है। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग का या कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप एक टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 1/3 माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। इसकी हैबिट, इसका प्रैक्टिस जो है आप पहले से करेंगे तो बहुत आगे रहेंगे। ठीक है, आप 2 महीने 3 महीने के बाद जब कुछ पढ़ चुके रहेंगे, तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट को, तो उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जब टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि आप जो क्वेश्चन यहाँ गलती करेंगे वहां वो गलती नहीं होगी। स्पीड आपको मेंटेन करना है कि भाई अगर मैं 90 मिनट में अभी 50 क्वेश्चन बना रहा हूँ तो अगले टेस्ट में से 90 को मैं 60 करूंगा, अगले में 70 करूंगा। वो स्पीड एक्यूरेसी के साथ मेंटेन हो, तब जाकर के आप इस एग्जाम को, ध्यान रखिएगा, क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट ज्वाइन करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बड़ा तरीका है कि जब तक आपके माथे से पसीने की बूंद नहीं निकलेगी एग्जाम नहीं निकलेगा।
तो कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप खूब मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति से या किसी यूट्यूब से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस करते करते कि तैयारी कैसे करनी है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी स्ट्रेटेजी आपको काम आई होगी। आपके सकारात्मक सुझावों का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा।